अब इस ब्लॉग में अपन देखेंगे वाजियन रवि का एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर का टेस्ट नंबर 13, जिसमें मेरा स्कोर आया है 46 इज़ राइट एंड 51 इज़ रॉन्ग। सो 85 का अराउंड मेरा स्कोर है, which is not so decent, but हाँ, we get to know a lot of about some environment and agricultural topics. So this is how we going to proceed it. Like मैं आपको बताऊंगा कि जो टेस्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, एंड द टॉपिक्स यू गोइंग टू राइट दिस टॉपिक्स एंड देन गूगल सर्च इट। गूगल सर्च के बाद क्या होगा कि यू कैन गेट एन लाइक अ सेंसरी अरेंजमेंट ऑफ लाइक 3 सेंसेस आपका एंगेज होंगे। एक तो आप टाइप भी करेंगे, देन आपकी आईज से आप देखेंगे, एंड ईयर से आप मेरी बातें तो सुन ही रहे हैं। सो दिस इज़ वे अ गुड वे टू लाइक गेट टू नो अबाउट दिस टॉपिक, और ये टॉपिक आपको कैसे हेल्पफुल रहेंगे उन चीज़ों में। लाइक इट्स टोटली क्या बोलते हैं, it's totally up to you कि how you want to proceed this thing, but I think it's a very good platform to you। like अगर ये topics भी अगर आप एक बार देख लेंगे, लिख लेंगे, तो it's you can gain a lot of information from this। like the first some topics which are there is the Montreal Protocol में जो UNEP था, वो हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, ये एक टॉपिक था। और इससे क्वेश्चन आया था, एक रियो +20 का था, एक एल्बिडो का था। एल्बिडो यू नो व्हाट इज़ इट, IPC 1985 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट 2023 में हुआ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड हायर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जो है इको सॉम लाइक एनवायरमेंट एंड सोशल काउंसिल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। जॉर्जल कार्बन सिक्वेंशन, इसके ऊपर एक टॉपिक था, मतलब एक क्वेश्चन था। तो इसके भाई आप सर्च करेंगे तो यू गेट टू नो कि व्हाट इज़ इट। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी रियो समिट 1991, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। एंड UNFCCC 21 पेरिस के ऊपर एक इंडियन कमिटमेंट टू इंडिकेट कमिटिव 45% बाय 2023, इस पर एक क्वेश्चन था। एंड UNFCCC COP 26 ग्लासगो का था, उस पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट है 1981 का, उस पर एक क्वेश्चन था, जो स्टॉकहोम में जो हुआ था 1981 में, उससे रिलेटेड। तो यू कैन इफ़ यू लाइक राइट दिस थिंग्स एंड यू कैन सर्च फॉर दिस थिंग, देन यू कैन गेट टू नो कि कहाँ से, और मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन तो है कि अपने पास जो टॉपिक्स है, यू कैन जस्ट गेट टू नो अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। अगर आप 1 मिनट से भी इसको सर्च कर लेंगे, तो मेरे ख्याल तक जिस 10 मिनट्स के वीडियो में आपके पास अराउंड 20 टॉपिक होंगे, क्योंकि 20 टॉपिक्स से ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि कोई सर्च करेगा भी। बट इस 20 टॉपिक्स में आपको एक पर्टिकुलर अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, मतलब कैसे चीज़ें मूव हो रही है एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। लाइक पॉलीप्रोपाइन था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, जिससे पेट हो गया, HDP हो गया, PVC हो गया, इस टाइप के जो क्या बोल सकते हैं, जो मतलब पॉलीथीन्स हैं और इसके कंपाउंड्स है, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो अगर आपको ये टॉपिक अगर क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। सेम इज़ विथ UNEP। अब UNEP में देखिए साइट्स है, CMS है, अफ्रीकन वेरिएशन माइग्रेशन है, बेसल कन्वेंशन है, रॉटरडैम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है। और डिफरेंट कन्वेंशन डिफरेंट रीज़न की वजह से हुई थी। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन समझ में आपके प्रीलिम्स में आ रहा है, सो हाउ यू गोइंग टू, मतलब अगर ये आपने कवर नहीं किया है तो फिर कैसे काम चलेगा। सो हाँ, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स है वो कवर हो जाते हैं, वो सबसे अच्छी है। जैसे ZPA, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, तो ये मुझे भी नहीं पता था। बट हाँ, जब मैंने इस क्वेश्चन सॉल्व किया, जब मैंने इसके सॉल्यूशंस को देखा, तो हाँ, मुझे एक ये नया टॉपिक पता चला, जिसको मैं हाँ मतलब देख सकता हूँ, मुझे आगे जाके याद रहेगा। अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस है, जो WMD ने यूज़ किया है। तो फिर ये भी एक नया टॉपिक था, मैंने नहीं सुना था। सो इट्स अ वेरी लाइक देख सकते हैं। कैंपा फंड है, कंपनसेटी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन था, ये भी आया, ये भी मुझे पता नहीं था। बट हाँ, मैंने एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व कर लिया। सेम इज़ विथ मिनरल एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजी है, जो बेडरॉक टेक्नोलॉजी है, जो यूज़ होती है आर्टिफिशियल रीफ बनाने में। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे नहीं पता था, बट हाँ, आफ्टर दैट मुझे पता चल गया। अब जैसे नेक्स्ट है एक कीगाल का एग्रीमेंट है। तो कीगाल एग्रीमेंट क्या होता है, कीगाली एग्रीमेंट। सो इससे रिलेटेड मैंने उसमें देखा, तो हाँ, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है।
प्रोटोकॉल होता है उससे मतलब जो 2016 में साइन हुआ था, ठीक है। HFC जो 2016 है, इसमें क्या यहाँ पे ग्रेजुअली रिड्यूस करना है, कितना परसेंट रिड्यूस करना है और क्या रिड्यूस करना है, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए। और जैसे कि गाली अमेंडमेंट है टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये लीगली बाइंडिंग भी है, समझ रहे हैं, लीगली बाइंडिंग। तो एक लीगली हो गया, ये वर्ड आपने यूज़ कर लिया। उसके बाद एक दूसरा है कि दूसरा क्या है कि इंडिया ने रेक्टिफाई किया कि नहीं, कि हाँ इंडिया रेक्टिफाई किया हुआ है। तो ये अगर मैंने एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि हाँ कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अगर आप थोड़े भी कॉन्शियस हैं, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किए, तो आपको पता होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग से ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस अपने एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब आप अगर तुक्का भी लगाएं, क्योंकि मेंस में तो और या प्रीलिम्स में तो सारे क्वेश्चंस नए रहते हैं ना, यू जस्ट हैव टू थोड़ा बस टॉपिक को पता होना चाहिए, ऊपर नीचे थोड़ा पता होना चाहिए। कि जैसे अगर ये क्वेश्चन आ भी गया तो इसका अगर ऊपर का 15% भी पता है और नीचे का 15% भी पता है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आप ईजिली आंसर कर सकते हो उस चीज़ को। सो यही बेसिक जो अपना जो 110,000 जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, उसका यही एम है। क्या एम है कि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। बट एक अगर आपने गूगल कर लिया उस चीज़ को, जैसे 1 मिनट लगता है हार्डली गूगल करा और पढ़ लिया बस, तो हो सकता है अब आपके सेंस में रह जाए। तो जैसे ये खुद ही कीगाल एग्रीमेंट है, ये इट्स ऑल्सो द फर्स्ट कन्वेंशन फॉर एनी काइंड ऑफ साइनिंग बाय एनी कंट्री इन्वॉल्विंग, जो एक वियना कन्वेंशन है 1988 वाला, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 1980 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो किस में आया था, 1989 में आया था ना। उससे पहले ये सबसे पहला है, फर्स्ट है जो कन्वेंशन जिसको जो किसी कंट्रीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ता है। सो इट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, CFC के लिए था। सो इट्स वेरी गुड इंसाइट। सिमिलरली जो अपना एक और क्वेश्चन था जिसमें है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो थे 2006 का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें जो ग्राम सभा है उसका रोल पूछा गया था। और उसके बाद जो फॉरेस्ट जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अदर फॉरेस्ट क्या बोलते हैं ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो उनका क्या मतलब उनके क्या राइट्स है इसमें वो पूछा गया था कि सेल्फ कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, नोमैडिक रहता है कि नहीं, मतलब इनका ग्राम सभा क्या रोल है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है। सो इट्स अ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के ऊपर, कब फॉर्म हुआ, 1971 में। फिर NCTA जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके बारे में पूछा गया। फिर हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का रहते हैं वो उसके चेयरमैन है। एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इंडिया में वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इस स्टेट को हुआ था। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। सेम इसमें एक और क्वेश्चन था जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के बारे में। तो ये क्या होता है, CWHS बोल सकते हैं हैबिटाट के बारे में। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसके अंडर ही आता है, जो अपने पीछे से किया था, इसका भी हेड वगैरह वही है। बट ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है जो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही अथॉरिटी दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली अथॉरिटी दे सकती है किसको, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स के ऊपर। सो ये एक नई चीज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है वो नहीं दे सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही दे सकती है बस। सो इट्स अ वेरी थोड़ा ट्रिक टाइप का हो जाता है। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पहले ही मिल जाएंगे सो यू कैन गेट टू नो अ लॉट अबाउट लाइक हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। लाइक अभी तो मैं सिर्फ अराउंड 10 मिनट में सिर्फ क्या बोलते हैं 30 क्वेश्चन के आसपास ही कवर कर पाया हूँ, समझ रहे हो आप। बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, अगर मैं एक ही बार में एक ही वीडियो में अगर सारे क्वेश्चन डिस्कस करने लग गया तो हो गया। मतलब मुझे अगर 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 × 100 यानी 10,000 क्वेश्चन ये करने हैं, तो 10,000 क्वेश्चन करने में और मुझे डिस्कस करने में अगर 10 मिनट तो लगेगा ही। अगर 10 × 10 यानी 1,00,000 मिनट हो गया यार, 1,00,000 मिनट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे मतलब इनटू आवर्स में, तो फिर भाई ये तो अच्छा खासा मेरे मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम हो जाएगा बताइए।
मतलब डिवाइड बाय 60 इंटू 60 मिनट्स। मतलब खुद सोचे कितना हो जाएगा। 161 इतने आवर्स हो जाएंगे भाई, और इतने दिन लग जाएंगे अगर मैं ऐसा डिस्कस करने लगा। बट टॉपिक के नेम सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको टॉपिक के नाम ही दे दूँ, अगर आपके दिमाग में रह गया तो देर आर चांसेस, और अगर आपने आपको वो पहले नहीं पढ़ाए गए तो यू कैन सर्च फॉर इट, यू कैन सर्च इन द नेट, और वहाँ से क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे आप खुद वर्क करते हैं ना, वर्क अगर आपके बारे होगा ना तो आपके भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यू कैन मतलब रिमेंबर इट ऑलवेज। सो ये एक मतलब वही रहेगा कि अभी 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 11 मिनट्स हो चुके हैं, और वो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में नहीं किए। बट यू अगर आपका बेसिक्स क्लियर है और बेसिक्स आपने पढ़ रखा है तो यू कैन गेट टू नो कि हाँ यार मुझे एक बार ये रिवाइज़ कर देना चाहिए। और जैसे एक बार आपने वीडियो में देखा, एक बार आपने खुद सर्च किया, और एक बार आपने पहले पढ़ा होगा। सो 3 to 5 रिवीजन तो हो ही गए ना यार ऑलमोस्ट। और मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं करूँगा उसमें मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग ओनली टॉपिक्स, और उसमें आप यू कैन गो फॉर सर्चिंग इट, और you can add it to a list और एक्सेल फाइल, और आप बस वो एक्सेल को रिवाइज कर सकते हैं। सो ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड है। सो अपन देखते हैं इससे अपन आप प्री क्लियर होता है कि नहीं होता। बट हाँ, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है और लोगों का होता है, तो मेरे ख्याल तक मेरा भी हुआ ही है। तो फिर अब वर्थ इट है, क्योंकि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये ओशन पूरा देख लें, यूपीएससी का सिलेबस इज इक्वल्स टू ओशन ना, और उसमें से आएगा थोड़ा सा, मतलब 100 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर मैं 10,000 क्वेश्चंस लैक हो गया, 10,000 क्वेश्चंस अगर मैं कर रहा हूँ तो वही 100 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें से आने की? 100 क्वेश्चन, 1%। तो और यही सेम परसेंट है क्या सिलेक्शन का? सिलेक्शन भी तो ऐसे ही होता है, 1% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। सो ये स्टैट्स है थोड़ा। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही और स्टैट्स अपन क्लियर करेंगे, और जो कैसे वर्कआउट करेंगे अपन इस प्रोसेस को, वो थोड़ा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो ये था मेरा ब्लॉग नंबर 2। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टिक टू द जर्नी। ओके, थैंक यू।